Hey guys, hi everyone. Good afternoon, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to lecture number 5. हमारा दोस्तों 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगे थे, एक ईसीओ वाले में लगा था. दिस इज लेक्चर नंबर 5 of chapter number 3, charge of GST. Let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. 2 दिन में दोस्तों इतने मैराथन सेशन हुए हैं, 19 hours of classes हुई है guys. In just a span of 2 days, 19 hours of classes. तो आप लोग देख सकते हैं मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट नेवरदलेस हम लोग आज ये कॉम्पोजिशन लेवीज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. बट उससे पहले हम लोग करने वाले हैं गाइस यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीसीडिंग सेशन में किया था, दैट वाज सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ. जहां पर सरकार ने देखा इट वाज बिकमिंग टच डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सप्लायर और द रेसिपिएंट, एंड देयरफॉर सरकार ने ईसीओ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी और ईसीओ से कहा कि आप ही को टैक्स देना पड़ेगा अंडर द जीएसटी लॉ. वो 5 कौन सी सर्विसेज है जिसमें ओला उबर वाज द फर्स्ट ऑफ द सर्विसेज. तो इन दिस सिनेरियो गाइस, द फॉलोइंग सर्विस कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ फॉर दिस पर्पस. पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस. ओमनी बस को छोड़ के, क्योंकि ओमनी बस के लिए सेकेंड पॉइंट था. तो जिसमें पहला पॉइंट आ रहा था आपका ओला उबर रैपिडो वाला. फिर आ रहा था दोस्तों सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी. तो अगर ईसीओ कंपनी है गाइस, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बस वाला है, वो अगर कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अंडर सेक्शन 9(1). लेकिन अगर बस वाला कंपनी नहीं है तो इन दैट केस सेक्शन 9(5) में ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट था गाइस अकोमोडेशन इन होटल्स, जिसमें मेक माई ट्रिप वगैरह आते हैं, ये क्लियर ट्रिप, गो आई बीबो, ये सब आते हैं जहां पर आपको होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज दी जाती हैं गाइस. तो यहां पर सरकार ने कहा इफ द होटल इज रजिस्टर्ड, अगर होटल खुद से रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9(1), और अगर होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ पर लगा दिया जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 9(5). लाइकवाइज डी वाले पॉइंट में था अगर हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसे कि अर्बन कंपनी, कारपेंटरिंग, जिसमें अर्बन कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था, उस वाले केस में सेम एज पॉइंट नंबर सी, द सर्विस प्रोवाइडर, service supplier is a registered person, so in that case forward charge mechanism under section 9(1). But if the service provider is not registered, then the urban company will be liable to pay tax under section 9(5). And next point, restaurant services दे रहे हैं whether registered or not through Zomato, Swiggy, तो उसमें दोस्तों Zomato, Swiggy पे करेगा. However दोस्तों, अगर जो ये रेस्टोरेंट है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है. अब हमने कहा भैया स्पेसिफाइड प्रीमाइस कौन होता है, कहते हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस इज बेसिकली होटल अकोमोडेशन जहां पर किसी भी एक रूम रेंट का, किसी भी रूम का रेंट डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपए या उससे ज्यादा का है, तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा अंडर सेक्शन 9(1). तो फिर ईसीओ वाला पॉइंट नहीं लगेगा. अगर होटल में आप गए और होटल का कोई भी रूम रेंट 7,500 रुपए या उससे ज्यादा का है और आपने उस होटल से ऑर्डर करा है थ्रू जोमैटो, स्विगी, तो इन दैट केस सेक्शन 9(1) लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 9(5) नहीं लगेगा. उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा एचएसएन क्या होता है. कहते हैं एचएसएन वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूसीओ विद द विजन ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स. तो हर एक गुड्स को कोड दिया गया था जो कि नॉर्मली 6 डिजिट तक कंसिडर किया गया था. इंडिया ने 8 डिजिट कोडिफिकेशन सिस्टम रखा है. ऑलराइट गाइस, जीएसटी रेट्स में चेंज आए हैं गाइस. तो मैं अभी ये जीएसटी रेट्स जो हैं फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज मैंने होल्ड पे डाल दिया था गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों उसमें अमेंडमेंट आई है मई 2026 के लिए, उसमें अमेंडमेंट है. तो जब हमारे इंस्टीट्यूट का स्टैट्यूटरी अपडेट आएगा तब मैं करवाऊंगा. हाउएवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा. आ जाइए भैया, कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 बहुत अच्छा सेक्शन है गाइस. एंड इस सेक्शन को समझने के लिए गाइस हमारा जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो आज मैं पहले आधा घंटा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा. एंड इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, आने वाली चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है जी गाइस. तो कॉम्पोजिशन लेवी क्या है दोस्तों, ये एक ऑप्शनल मेथड दिया गया. और ये ऑप्शनल मेथड क्यों बनाया गया, what was the requirement of levying composition levy, what was the point of bringing this section. So if we are able to understand the purpose behind this section, it becomes easier to understand the entire section. तो हुआ यूं दोस्तों, लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, ठीक है ना गाइस.
मैंने ना अपना बिजनेस स्टार्ट किया, गाइस। लेट्स से इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजनेस स्टार्टेड इन यूपी। अब जब मैंने अपनी दुकान लगाई दोस्तों, तो दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी और योगी जी दोनों आए। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक यहां पर जो हमारी शॉप थी उसका उद्घाटन किया दोस्तों, रिबन काटा दोनों ने साथ मिलके, और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, साथ में चाय समोसा खाया, और उसके बाद आशीर्वाद देके चले गए। कह रहे खूब बढ़िया काम करना राठी जी, अपने क्लाइंट को भगवान समान समझना, चीटिंग नहीं करना उनके साथ। मैंने कहा नहीं नहीं मोदी जी, कैसी बातें करते हैं, हम तो अच्छे से ही रखेंगे ग्राहक को। कह रहे हाँ जी बढ़िया काम करना। अब वो ये कह के चले गए। मैंने कहा यार उन्होंने जीएसटी की कोई बात नहीं करी, चलो भैया मेरे ऊपर हो सकता है जीएसटी ना लगता हो, तो वो चले गए। अभी मेरा टर्नओवर कितना है दोस्तों, नाउ माय टर्नओवर एज ऑफ नाउ दोस्तों, टर्नओवर मेरा 0 है, निल है। अब दोस्तों मोदी जी ने कहा राठी जी क्योंकि अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है भैया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों इन द स्टेट ऑफ यूपी अगर आप गुड्स का काम करते हैं, अरे ये क्या हुआ यार, इन द स्टेट ऑफ यूपी अगर आप गुड्स का काम करते हैं एंड एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हैं, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, योर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 40 लाख रुपीस। मतलब आपको दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस को क्रॉस करेगा। अभी तो मैं 0 पर हूं, तो भैया अभी मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। अब हुआ यूं गाइस, धीरे धीरे मैंने काम चालू किया, मेरा काम अच्छा चला गाइस, एंड गाइस धीरे धीरे नाउ द टर्नओवर हैज रीच्ड 40 लाख। टर्नओवर कहां पहुंच गया दोस्तों, 40 लाख पर पहुंच गया। अब जैसे ही 40 लाख पे टर्नओवर पहुंचा, मोदी जी प्रकट हो गए। मोदी जी क्या कहते हैं, राठी जी आइए आइए, पता चला आपका खूब बढ़िया धंधा चल रहा है। मैंने कहा मोदी जी आप ही ने आशीर्वाद दिया था और आपके छोटे भैया ने आशीर्वाद दिया था, अच्छा तो चलना ही था बिजनेस। तो अब मोदी जी ने कहा राठी जी आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या क्या करना है जीएसटी में। तो कहते हैं आप जीएसटी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर कहते हैं आपको ना मंथली या क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप देना चाहते हैं, नॉर्मली मंथली आप क्या करेंगे, आप टैक्स जमा कराएंगे और आपको मंथली रिटर्न भी जमा करानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ये रिटर्न क्या होता है, कहते हैं रिटर्न होता है समरी स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑल यू हैव डन इन अ टैक्स पीरियड। रिटर्न में आपको दो बेसिकली मेन रिटर्न्स होती हैं, एक होती है जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई, और एक होती है जीएसटीआर 3 भी, ये भी भरना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद राठी जी अगर आपने कोई देरी वगैरह कर दी तो आपके ऊपर हम इंटरेस्ट वगैरह भी लगाएंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी के प्रोविजंस लगेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू वर सपोज टू डिपॉजिट, इफ द रिटर्न इज डिलेड, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगा। मैंने कहा मोदी जी ऐसा करते हैं, आपने ही उद्घाटन किया था मेरी दुकान का, अब आप ही ऐसा करो शटर लगा दो। कह रहे हैं अरे राठी जी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। नहीं शुभ शुभ कैसे बोले यार, अभी हम यहां पर जब तक हमारा टर्नओवर 40 लाख तक नहीं पहुंचा था, हम यहां पर खुले सांड की तरह काम कर रहे थे, हमारा फोकस सिर्फ क्लाइंट था। अब आप तो हमारा सारा फोकस जीएसटी में डाल रहे हैं, कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ, मंथली टैक्स देना है, मंथली रिटर्न भरनी है, रिटर्न भी एक नहीं रिटर्न 2 भरनी है, और खुदा ना खास्ता लेट हो जाए तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी दे। नहीं आप चाहते क्या हो, नहीं आप बताओ ना भैया। नहीं ऐसा कैसा आपने रिबन काटा था कि भैया 40 लाख के बाद आपने ऐसी मेरे सामने कंडीशंस रख दी जहां पर मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि मैं सामान खरीदूं बेचूं या मैं जीएसटी के कंप्लायंसेस फॉलो करूं। और अकेला मैं नहीं हूं मोदी जी, देख लीजिए अकेला मैं नहीं हूं, मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन बहुत सारे हैं और बहुत सारों को मैं जानता हूं। हाँ ये 2024 में बचते बचाते आए हैं, आप देख लीजिए 2029 में नंबर नहीं लग रहा आपका। मोदी जी कहते हैं अरे लाले डराता क्यों है मेरे को, नहीं क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है डराने के अलावा। तो मोदी जी ने कहा कि चल ऐसा करते हैं बेटा, अगर तू रजिस्ट्रेशन करवा ले, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि तुम्हें रिटर्न ईयरली भरनी है, साल में एक बार भरनी है, तो कह रहे ये हुई ना बात 2029 में मोदी सरकार। फिर
मंथली टैक्स नहीं जमा कराना है आपको, टैक्स मंथली जमा नहीं कराना, ये आप क्वार्टरली जमा करा देना, हर 3 महीने में एक बार जमा करा देना, वो भी छोटा सा अमाउंट। हम भी खुश, तुम भी खुश, और इंटरेस्ट पेनल्टी फिर तुम्हारे ऊपर कम लगेगी। इन दैट सिनेरियो इंटरेस्ट पेनल्टी के जो प्रोविजंस है वो तुम्हारे लिए बहुत कम है। हाँ, मैंने कहा अब हुई ना मोदी जी, ये हुई ना बात। तो मोदी जी ने कहा हमने तुम्हारे लिए एक स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या नाम है? कॉम्पोजिशन स्कीम। जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त, जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हमने कहा भैया ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आप टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे करते हो, टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे करते हो। जितना आपका दोस्तों टैक्स निकलता है, जितना आपका टर्नओवर निकलता है, उस टर्नओवर का बस सर्टेन परसेंटेज, बहुत छोटा सा परसेंटेज। हमने कहा कितना छोटा? कहते हैं 1, ओनली 1% दे देना, हम खुश हो जाएंगे, अभी आप आगे देखेंगे आपको मिलेगा। मैंने कहा ये मोदी जी अच्छा किया ना भैया, हमने भी थोड़ा सा आपको दे दिया, हम भी खुश, चलो भैया हम देश के भले के लिए कुछ टैक्स दे रहे हैं और हम भी अपना काम पर फोकस कर पा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लीजिए। मैंने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम की क्या लिमिट है भैया, क्या मैं जिंदगी भर अब कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो कर सकता हूं? तो सरकार ने कहा इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम देयर इज अ लिमिट, एंड दैट लिमिट इज कि आप का टर्नओवर, आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का, अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ रुपीस, कुछ स्टेट्स में इसे 75 लाख रखा गया है, वो स्टेट्स भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने दिया जाएगा इन द करंट ईयर। तो राठी जी, मोदी जी, मैंने तो ये साल बिजनेस चालू किया है, तो मेरा टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर तो जीरो हो गया ना एक तरीके से। करेक्ट, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, क्योंकि पिछले साल तो बिजनेस ही नहीं था, तो वो तो बड़ा जीरो हो गया, नील हो गया है। तो क्या मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने दिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, आई विल बी अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑलराइट गाइस, अब इसका एक प्रोविजन पढ़ते हैं गाइस। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा, आप लोग कहोगे राठी जी मजा आया आज के सेशन में। आ जाओ भाई, एवरीबॉडी करें ये वाला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, आ जाओ। कहते हैं कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑप्शनल मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स whose aggregate turnover has crossed the registration limit, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट को क्रॉस तो कर गया है, बट डज नॉट वांट टू फॉलो टीडीएस कंप्लायंस प्रोसीजर, लेकिन वो जो जीएसटी के टीडीएस कंप्लायंस प्रोसीजर थे उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते। इट इज अ सिंपल मेथड, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जहां पर सरकार ने क्या करा, एज सप्लायर्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम नीड नॉट वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो गुड्स बेच रहे हैं उन पर नॉर्मली 12% लगता है या 18% लगता है या 5% लगता है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आने पर कॉम्पोजिशन रेट ऑफ टैक्स है आपको वो ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो गुड्स हैं वो कौन सी क्लासिफिकेशन वाले, मतलब वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, एंड द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन इट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर एप्लीकेबल जीएसटी नॉर्मली मार्केट में किस रेट से लगता है। फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू रेज अ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। अ कॉम्पोजिशन सप्लायर टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तब रेज किया जाता है जब आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। कॉम्पोजिशन सप्लायर इज नॉट सपोज टू कलेक्ट टैक्स। कॉम्पोजिशन सप्लायर तो जितना टर्नओवर होगा ड्यूरिंग अ क्वार्टर, एक क्वार्टर में जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का जाकर वो जाके सरकार को टैक्स पे कर देगा। फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू रेज अ बिल ऑफ सप्लाई, तो उन्हें दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा रेज करना है एट द टाइम ऑफ सप्लाई? बिल ऑफ सप्लाई, इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस wherein no tax will be charged from the recipient. An eligible composition scheme dealer shall pay tax. An eligible composition scheme dealer shall pay tax at a prescribed percentage of his turnover every quarter विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कॉम्पोजिशन सप्लायर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी गाइस,
कॉम्पोजिशन सप्लायर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोर ओवर रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर जो टैक्स पे करेगा एवरी क्वार्टर, दैट इज व्हाट ही इज गोना पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, बिकॉज ही विल नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। आईटीसी का बेनिफिट कब मिलता है? जब आप आगे से टैक्स कलेक्ट करो तो पीछे वाले आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। हाउएवर यहां पर क्योंकि आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कराया तो पीछे वाले का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर जितना भी आपका टर्नओवर होगा ड्यूरिंग अ क्वार्टर, उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स जाकर हमें देना पड़ता है। Moreover, return is to be filed annually by a composition supplier. रिटर्न आपको एनुअली भरनी पड़ती है। अरे अभी चालू हुआ अखिलेश बेटा, अभी चालू हुआ है, कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ है, अभी बस चालू किया है, तो डू नॉट गो एनीवेयर, आप समझ जाओगे। आई ट्रस्ट योर एबिलिटी। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर एक दोस्त बनाता हूं, लेट्स से इसका नाम है मिस्टर एक्स। एक ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों जिसके थ्रू आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना गाइस। मिस्टर एक्स ने दोस्तों बिजनेस स्टार्ट किया गाइस, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। बिजनेस स्टार्ट किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, लेट्स से 2020-21 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। हमने कहा ठीक है जी राठी जी। और इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया गाइस, वो स्टार्ट किया इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में किया, जहां थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हैं, 100% गुड्स का काम करते हैं, तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 40 लाख रुपीस। अब सबसे पहला दोस्तों मैं आप लोगों से अलग अलग तरीके के सिनेरियोस बनाता जाऊंगा, एंड यू गाइस विल हैव टू कीप ऑन आंसरिंग मी इनटू द चैट बॉक्स। नाउ मिस्टर एक्स ने क्या किया, जब 2020-21 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया लेट्स से ऑन द 15th ऑफ दिसंबर 2020 बिजनेस स्टार्ट हुआ, और 31 मार्च तक, ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च 2021 जो ईयर एंड है, यहां तक दोस्तों इनका टर्नओवर पहुंचा सिर्फ 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपए पहुंचा। तो मुझे बताइए क्या इन्हें जीएसटी में अभी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? द आंसर टू विच इज अ बिग नो। Not required to get registered under the GST law. No registration required. No registration required. ठीक है गाइस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायर होता है? When you cross the threshold limit of registration. Now मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अब अगले साल इन द ईयर 2021-22, ध्यान से देखिएगा, इन द ईयर 2021-22 जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, वो क्या आपकी फिर से 0 से चालू होगी या 18 लाख से आगे चालू होगी? मुझे बताइए गाइस। आपका 2020-21 साल खत्म हो गया, अब आप 2021-22 में आए हैं, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? जब 22 लाख रुपए का और टर्नओवर हो जाए, या फिर से 0 से चालू हो गया है? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो एवरी ईयर गाइज, एवरी ईयर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं, यू विल बी गिवन अ रिवाइज थ्रेशोल्ड लिमिट विच इज 40 लाख। क्योंकि आपका टर्नओवर अभी तक दोस्तों 40 लाख क्रॉस नहीं किया था आपने अभी से। हाँ वेरी गुड, 0 से चालू होगा गाइस, आपको पूरी 40 लाख की फिर से लिमिट मिलेगी। अभी तक आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का सवाल ही नहीं उठता। अब इन द ईयर 2021-22 वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0। हमारा टर्नओवर दोस्तों 0 से स्टार्ट होगा, और ये बढ़ते ये 40 लाख रुपीस पर पहुंच गया, 40 लाख रुपीस पर पहुंचा ऑन लेट्स से 11th ऑफ अक्टूबर 2021। 11th अक्टूबर 2021 को ये 40 लाख रुपए पहुंच गया। डू आई नीड टू नाउ अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? यस, मुझे यहां अब आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। और क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? यस, क्योंकि टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मैंने क्या बोला था कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 18 लाख रुपीस का था, तो मैं इस साल क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? The answer to which is yes, I can offer composition scheme in the year 2021-22. मैं 21-22 में composition scheme ऑप्ट कर सकता हूं गाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया गाइस, ठीक है जी। लेकिन अभी मेरा साल खत्म नहीं हुआ था गाइस, जब धीरे धीरे वक्त गुजरा गाइस, वक्त गुजरा धीरे धीरे, एंड गाइस बाय द 31st ऑफ मार्च 2022 मेरा टर्नओवर गाइस, मेरा टर्नओवर कितना हो गया था गाइस? मेरा टर्नओवर हो गया था 94 लाख रुपीस, 94 लाख रुपीस का हो गया था। तो गाइस यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे का सिनेरियो बता रहा हूं कि इस साल में अब क्या हुआ। जब मैं थर्ड क्वार्टर में, हमारा दोस्तों क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। तब तक तो मैं रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आया था। मैं 11 अक्टूबर 2021 को मैंने अप्लाई किया था फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीस। तो मैं थर्ड क्वार्टर में कॉम्पोजिशन स्कीम में आया। अब थर्ड क्वार्टर में ध्यान से देखिएगा, 40 लाख से लेकर, मतलब 11/10/2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक लेकर मेरा टर्नओवर 40 लाख से बढ़ते बढ़ते 60 लाख रुपीस हो गया। 40 लाख से बढ़ते बढ़ते 60 लाख रुपीस हो गया। तो मुझे क्या दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम पर जो टैक्स देना पड़ेगा, इधर देखिएगा 60 लाख हो गया गाइस। तो मुझे यहां पर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी ऑन 20 लाख रुपीस। मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स देना पड़ेगा ऑन 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस का दूंगा, क्योंकि मेरा थर्ड क्वार्टर में, ध्यान दीजिएगा, ऑन 20 लाख रुपीस थर्ड क्वार्टर में टैक्स दिया जाएगा। और 60 लाख से 94 लाख रुपीस हो गया इन द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में गए 60 लाख से 94 लाख हो गया फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में मैं 34 लाख रुपीस पर, 34 लाख रुपीस पर टैक्स दूंगा। मैं आपको रेट ऑफ जीएसटी भी बता देता हूं, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी आपको देना पड़ता है। अभी आप आगे देखेंगे गाइस, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो 20 लाख का दोस्तों 0.5% कितना निकल कर आया? 10,000 रुपीज सीजीएसटी, 10,000 रुपीज एसजीएसटी इज व्हाट यू विल हैव टू पे। एंड लाइकवाइज फॉर फोर्थ क्वार्टर में 34 लाख आया, इसका 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना आया गाइस? 17,000 रुपए, 17,000 रुपीज, 17,000 रुपीज। क्या क्लियर हुआ गाइस? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ? अब ये हमारा ये साल क्लोज हो गया गाइस, ये साल हमारा क्लोज हो गया। 2021-22 हैज नाउ बीन टेकन केयर ऑफ। नाउ वी मूव ऑन गाइस। अब दोस्तों अगला साल आया, वक्त गुजरा दोस्तों, अब अगला साल आया दोस्तों 2022-23, 2022-23। अब मुझे बताइए, क्या मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द ईयर 2022-23? द आंसर टू विच इज यस। क्यों भैया? क्योंकि आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर कितना था? 94 लाख का था। और कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने लिमिट कितने की बताई है? 1.5 करोड़ की बताई है। आई कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द ईयर 2022-23 बिकॉज माई टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर was up to 1.5 crore rupees or less than that. So I can offer composition scheme now. हाँ जी, अब मैं composition scheme में आ गया 2022-23 में। Everybody has to understand, मैं 2022-23 में composition scheme में आ गया। और यहां पर अब जब मैंने फर्स्ट क्वार्टर से चालू किया दोस्तों, तो मुझे बताइए, क्या मेरे को 40 लाख रुपए की फिर से थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन मिलेगी? क्या मुझे यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या फिर से 40 लाख रुपीस की मिलेगी? मतलब क्या 40 लाख रुपए तक जीएसटी नहीं देना? नहीं राठी जी, अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन का चैप्टर अब खत्म हो गया। अब बार बार आप 40 लाख रुपए की बात मत करिएगा, 40 लाख का टॉपिक खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है जी। अब सरकार ने कहा कि जो आपका टर्नओवर है, जो आपका टर्नओवर उसमें 0 से लेके 1.5 लाख रुपीस तक, 0 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं।
तो लेट्स से इन द ईयर 2022-23 मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला और मेरा टर्नओवर पहुंच गया 1.85 लाख रुपीस और 1.85 करोड़ रुपीस इन द पूरा फाइनेंशियल ईयर 1.85 करोड़ पहुंच गया। तो सरकार ने क्या कहा इस केस में राठी जी कि आप इस केस में अप टू 1.5 करोड़ रुपीस 1.5 करोड़ रुपीस आप क्या फॉलो करेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे। अप टू 1.5 करोड़ रुपीस आप क्या फॉलो करेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे, जहां पर आप 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी पे कर दीजिएगा ऑफ द टर्नओवर। एंड जो आपका 1.5 करोड़ से ऊपर वाला अमाउंट है विच इन दिस सिनेरियो इज 35 लाख, इसके लिए आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा जहां पर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो 35 लाख पर, क्योंकि अब आप छोटे इंसान नहीं रहे, सरकार ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा भाई साहब 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर रहे हो, अब अपने नीचे एक प्रोफेशनल रखो राठी भाई, वो संभाल लेगा टैक्स का क्या करना है। 35 लाख रुपए पर आप नॉर्मल स्कीम अप्लाई करेंगे जिसमें सेक्शन 9(1) आता है। सेक्शन 9(1) मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करेंगे और आप 35 लाख रुपीस पर टैक्स कलेक्ट करिए और टैक्स कलेक्ट करने के बाद आप उसमें से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करिए एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट यू विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। रिमेनिंग अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे टू द गवर्नमेंट। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं so that आप लोगों को क्लियरली नजर आए। द एग्जाम्पल इज नॉट येट ओवर गाइस, एग्जाम्पल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या यहां तक क्लियर हुआ गाइस? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? परफेक्ट गाइस। नाउ मूविंग ऑन। ये अब आपका 2022-23 का साल खत्म हो गया। नाउ अब एग्जाम्पल को यहां थोड़ा सा नीचे कंटिन्यू करते हैं। 22-23 खत्म हुआ, अगला साल आया 2023-24। 2023-24 आया अगला साल। क्या मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं? कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द ईयर 2023-24? द आंसर टू विच इज नो। नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज 1.85 करोड़। टर्नओवर आपका कितना है पिछले साल का? 1.85 करोड़ है, विच इज मोर देन 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। तो आप इन द ईयर 2023-24 में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको पहले दिन से ही आप यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। और नॉर्मल स्कीम मतलब अंडर सेक्शन 9(1) जाना पड़ेगा, जहां आप आगे से टैक्स कलेक्ट करिए गाइस, टैक्स कलेक्ट करिए और उसमें से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करिए, रिमेनिंग अमाउंट सरकार को दीजिए। भाई साल के पहले दिन से ही आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब वक्त गुजरा दोस्तों, लेकिन 2023-24 में मार्केट में स्लंप आया, इंडस्ट्री इतनी चल नहीं रही थी। और इस साल दोस्तों, इस साल मेरा टर्नओवर 1.38 करोड़ ही रहा, 1.38 करोड़ रहा। तो क्या मैं अगले साल 2024-25 में, क्या मैं 2024-25 में फिर से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं? क्या 2024-25 में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं? द आंसर टू विच इज यस, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या देखता है? कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ टर्नओवर देखता है ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एंड एज द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। पिछले साल का टर्नओवर कितना था? 1.38 करोड़ था, बिकॉज द टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या अप्लाई होगा? हाँ जी गाइस, फटाफट बताइए क्या अप्लाई होगा गाइस इन दिस सिनेरियो? क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? द आंसर टू विच इज यस, यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। गाइस एक बार ना रिफ्रेश करके सिस्टम चालू करता हूं, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जनरली इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ जी गाइस, पता ही नहीं क्या धोखा दे रहा है आज, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अच्छे से। हाँ जी गाइस, अभी कंटिन्यू कर रहा हूं गाइस, अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, एग्जाम्पल खत्म होने वाला है, एग्जाम्पल खत्म होने वाला है। उसके बाद बताइएगा क्या आपको 100% समझ में आया। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्टे अटेंटिव ऑन टू द पॉइंट, है ना?
YouTube पर भी बहुत लेक्चर्स हुए हैं इसलिए हाँ, थक गया है लैपटॉप। आ जाओ गाइस, आ जाओ भाई। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस केस, हाँ जी फटाफट बताइए, इन दिस केस क्या होगा गाइस? मैं इन द ईयर 2024-25 आई कैन ऑप्ट फॉर, मैं ऑप्ट फॉर कर सकता हूं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब अगेन गाइस, इस साल मेरा बिजनेस फिर चल गया, इस साल मेरा बिजनेस फिर चल गया गाइस। तो क्या मैं दोस्तों इस साल डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर दैट आई अचीव इन दिस ईयर, लेट्स से अगर मेरा इस साल का टर्नओवर 1.95 करोड़ होता है, 1.95 करोड़ होता है, तो उसमें मैं 1.5 करोड़ तक 1.5 करोड़ तक 1.5 करोड़ तक मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूं। 1.5 करोड़ तक आई कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। रिमेनिंग 45 लाख रुपीस पर मेरे को नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगले साल इन द ईयर 2025-26 में गाइस मुझे नॉर्मल स्कीम ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये पूरा एग्जांपल क्लैरिटी देता है गाइस? क्या ये पूरा एग्जांपल क्लैरिटी देता है? आ जाओ भाई। कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakhs। अब आप कहोगे सर आप तो 1 करोड़ 50 lakhs की बात कर रहे थे, यहां पे तो सिर्फ 50 lakhs लिखा है। ये पुराना प्रोविजन है जो सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ है और आज भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ था और आज भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बेयर एक्ट को नहीं छेड़ा। आगे आप देखेंगे दोस्तों, आगे आप देखेंगे सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 1 करोड़ 50 लाख रुपीस कर दिया है। तो सरकार ने क्या बोला दोस्तों? तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपको पुराना प्रोविजन नहीं पढ़ाऊंगा, पुराना प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो इंटरेस्टिंग क्या थी गाइस? कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9, ये वाली लाइन। सर इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग बात है? मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं, तो क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं, तो आप तो टर्नओवर बेस्ड टैक्स दे रहे हैं कि जितना आप एक क्वार्टर में टर्नओवर करते हैं उस टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज जाकर आप सरकार को टैक्स पे कर देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया अभी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। देयर आर टू रेट्स, मैंने अभी एक रेट आपको बता दी, दूसरी रेट अभी आपके सामने आने वाली है। लेकिन अगर आप एक कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर हैं, रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर, और आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज अवेल करी जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, जिन पे क्या लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो क्या आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टैक्स अकॉर्डिंग टू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेट देना पड़ेगा या अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन रेट देना पड़ेगा? ये पॉइंट यही बताने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9। अब इधर ध्यान से देखिएगा, मैं आपका होस्ट दोस्त श्री राठी, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है ना? मेरा टर्नओवर, मैं रजिस्टर्ड हूं अंडर द जीएसटी लॉ एज अ कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर। इन द ईयर 2025-26, 2025-26 में क्वार्टर नंबर वन कौन सा है दोस्तों? अप्रैल मई जून, ये वाले क्वार्टर में मैंने जो सप्लाई करी, मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई करी, मतलब जो मैंने सामान बेचा, आउटवर्ड सप्लाई करी, उसका टर्नओवर था 23 लाख रुपीस। उसका टर्नओवर कितने का था? 23 लाख रुपीस का था। और दोस्तों जो मैंने इनवर्ड सप्लाई करी, जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, इनवर्ड सप्लाई करी, इनवर्ड सप्लाई जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है गाइस, ऑफ अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपए। तो सरकार ने क्या बोला कि राठी जी जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है,
इस पर तो आपको 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST पे करना है। तो 23 लाख का 0.5% कितना आया? 11,500 रुपए। 11,500 रुपए CGST, 11,500 रुपए SGST पे करना है। हाउएवर गाइस, जो इनवर्ट सप्लाई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली जो सप्लाई है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर 5% रेट ऑफ जीएसटी लगता है तो 7 लाख का आप 5% ही पे करेंगे, इसका आप 0.5% पे नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दिस लाइन इज ट्राइंग टू कन्वे। कहते हैं अगर सेक्शन 9394 आपके ऊपर लगा, देन सेक्शन 9394 विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 10(1). ऑलराइट गाइस, तो 7 लाख का 5% आपको यहां पर 35,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, 35,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? तो सबसे पहली चीज मैं रिवाइज करवाता हूं अभी तक का प्रोविजन। सरकार ने क्या बोला है कि अगर आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है और आप यू डू नॉट वांट टू फॉलो द TDS compliance regulations of GST, you can offer composition scheme, जहां पर आप टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे कर दीजिएगा। छोटा सा अमाउंट भी हमें दे देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उसकी कंडीशन क्या लगाई कि आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीस। 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं और इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते करते धीरे धीरे सेल बढ़ती गई और हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, 1.5 करोड़ के बाद आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। 1.5 करोड़ के बाद आपको कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? और यहां पर इन्होंने रेट दी है 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। इसमें भी चेंज आया है गाइस, तो मैं आपको डायरेक्टली अमेंडेड वाला पॉइंट करा रहा हूं। मैं आपको डायरेक्टली अमेंडेड वाला पॉइंट करवाऊंगा गाइस। मैं आपको पुराना प्रोविजन नहीं पढ़ाऊंगा, पुराना प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन अराइज होगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना हेल्प यू आउट विद द अमेंडेड प्रोविजन। अमेंडेड प्रोविजन से दिमाग में हमारे क्लैरिटी बनी रहती है गाइस कि अच्छा भैया यही अब हमारा प्रोविजन है जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। अब पता नहीं आज क्यों धोखा दे रहा है लैपटॉप इतना। चल जा भाई, क्लोज द प्रोग्राम करता है। एक बार रुकिएगा गाइस। हाँ जी गाइस, मत धोखा देना भाई, इतना अच्छा फ्लो बना हुआ है और तभी ऐसी गड़बड़ होती है। हाँ जी गाइस, बढ़े आगे। एक एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। मैं बेयर एक्ट के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मैं डायरेक्टली वो वाले पॉइंट पढ़ा रहा हूं दोस्तों जो हमारे लिए एग्जाम में एप्लीकेबल है। ओके, आ जाओ भाई। Let us understand the important aspects of section 10(1) to make it crystal clear. सबसे पहला, turnover limit for composition levy. Turnover limit for composition levy. कहते हैं section 10(1) provides maximum limit of 50 lakh rupees as aggregate turnover of the preceding financial year to qualify as composition levy. However, ये 50 lakhs की लिमिट पहले हुआ करती थी। However, the government has increased the limit of 50 lakhs to 1.5 crores. कितनी कर दी गई है guys? 1.5 crores कर दी गई है on the recommendation of the GST Council by notification number 14/2019. ये 2019 में ही 1.5 करोड़ की कर दी गई थी। अब दोस्तों क्या हुआ, सरकार ने देखा कि कुछ छोटे स्टेट्स हैं जिन्हें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम से भी बोला जाता है। देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो आउट ऑफ दोज 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में द लिमिट इज 75 लाख इंस्टेड ऑफ 1.5 करोड़।
However, the said notification stipulates that the turnover limit shall be 75 lakhs. Turnover limit shall be 75 lakhs in respect of 8 out of 11 special category states. तो गाइस 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर लिमिट 1.5 करोड़ की नहीं है, वहां पर लिमिट कितने की है? 75 लाख की है। वो कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो अगर आप देखो तो ये हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड थोड़ा सा हमारा दोस्तों ये आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में गई। तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये हमारे वो 8 स्टेट्स हैं, ये हमारे वो 8 स्टेट्स हैं गाइस, जहां पर सरकार ने क्या बोला? दैट द लिमिट इज 75 lakhs। लिमिट इज 75 lakhs। तो सर आपने तो बोला था 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वो 3 और कौन से स्टेट्स हैं? आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जे-एंड-के। ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर ऑल्सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हाउएवर यहां पर लिमिट कितने की है गाइस? 1.5 करोड़ रुपए की है। यहां पर लिमिट कितने की है? 1.5 करोड़ रुपए की। तो अगर आपने बिजनेस उत्तराखंड में स्टार्ट किया तो वहां पर 75 लाख की लिमिट चेक करी जाएगी कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपको अलाउ है या नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और टर्नओवर कितना देखा जाएगा? 75 लाख। लेकिन अगर आपने असम, हिमाचल प्रदेश, जे-एंड-के, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, ये अलग अलग स्टेट्स जो मैंने और बोले, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आते हैं, इन सारे स्टेट्स में लिमिट कितने के लिए एप्लीकेबल है? 1.5 करोड़ की एप्लीकेबल है। कितने की एप्लीकेबल है? 1.5 करोड़ की। अब सर एक क्वेश्चन आता है, मैंने कहा बोल सर, अगर एक इंसान है जिसके 2 ब्रांचेस हैं, हो सकता है सर एक ब्रांच मध्य प्रदेश में है और दूसरा ब्रांच सिक्किम में है, ये भी हो सकता है ना राठी जी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इन दैट केस फिर क्या एप्लीकेबल होगा सर? व्हाट इज गोना अप्लाई इन दैट सिनेरियो? इफ योर वन ब्रांच इज इन मध्य प्रदेश, जहां पर आपने बताया कि टर्नओवर लिमिट, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज 1.5 करोड़, एंड दूसरा ब्रांच आपका सिक्किम में है जहां पर आपने बताया 75 लाख की लिमिट है, देन द लोअर लिमिट विल अप्लाई। 75 लाख की लिमिट अप्लाई करेगी ऑन बोथ द ब्रांचेस कंबाइंड टुगेदर। मतलब सर अब 1.5 करोड़ की लिमिट गई। तो दिस इज अ स्मॉल डीमेरिट, ये डिसएडवांटेज है गाइस, कि इफ यू आर डीलिंग इनटू एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम है वो फिर 1.5 करोड़ की नहीं रहेगी, वो 75 लाख की रहेगी, और दोनों ब्रांचेस को मिलाकर। तो अगर आपका ध्यान से देखिएगा, सिक्किम में अगर आपका सिक्किम का टर्नओवर 30 लाख रुपीस का है और मध्य प्रदेश में आपने एक ब्रांच खोला, उसका टर्नओवर 60 लाख का है, तो दोनों का मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है ऑफ ऑल द ब्रांचेस कंबाइंड टुगेदर 90 लाख हो गया। और क्योंकि आपका एक ब्रांच सिक्किम में था, तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कितना था? 75 लाख का। एंड बिकॉज योर एग्रीगेट टर्नओवर हैज नाउ रीच्ड 90 लाख रुपीस, क्या आपको, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, क्या आपको दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ करा जाएगा? द आंसर टू विच इज नो, यू विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, इवन दो इंडिविजुअली तो आपका 75 लाख रुपीस से भी कम है। लेकिन हमें इंडिविजुअली तो कभी नहीं देखना होता, हमारे जितने ब्रांचेस होते हैं सारे ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड करके देखा जाता है वेदर यू कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। सारे टर्नओवर, सारे जो ब्रांचेस है उनका ऐड करके देखा जाता है द एग्रीगेट टर्नओवर। ऑलराइट, आ जाओ गाइस। If a person is into textile business and they have one branch in Madhya Pradesh and the other in Uttarakhand, उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है गाइस, जहां पर लिमिट 75 लाख की है, व्हाट विल बी द टर्नओवर लिमिट इन दिस केस फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी? बताओ भाई। वेयर अ पर्सन हैज 2 यूनिट्स, वन ऑफ विच फॉल्स अंडर द 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स and the other unit is in other state, then the limit for composition levy shall be the lower limit applicable to both the states. तो दोनों स्टेट्स का मिलाकर कितना देखा जाएगा? 75 लाख रुपीस देखा जाएगा। इन दिस केस 75 लाख रुपीस टेकन
shall be taken together for Madhya Pradesh and Uttarakhand. Examples for better clarification, guys. इधर देखिए, आपका एक उत्तराखंड में एक मेघालय में है, दोनों ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, दोनों ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं 75 लाख की। आसाम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो है, लेकिन वो 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आती, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में बड़ी वाली लिमिट के लिए जाती है 1.5 करोड़। उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़, दोनों ही 1.5 करोड़ हैं तो 1.5 करोड़। आंध्र प्रदेश एंड पंजाब 1.5 करोड़। JNK एंड नागालैंड, ये देखो नागालैंड आ गया, JNK के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, लेकिन नागालैंड के लिए 75 लाख की, इसीलिए यहां पर 75 लाख की लिमिट अप्लाई करेगी। ऑल राइट गाइज, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो पहली चीज जो अब आप लोगों को लिखनी है, पहली चीज दोस्तों जो आप लोगों को लिखनी है वो लिखिएगा गाइज, एवरीबडी हेडिंग डाल दीजिए कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) टर्नओवर लिमिट। मैं आपको टाइम दूंगा गाइज लिखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी। और क्या है वो टर्नओवर लिमिट? टर्नओवर लिमिट क्या है? एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है? हाँ जी, 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो टर्नओवर should not exceed 1.5 crores in the preceding financial year to be eligible for composition scheme. Next, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हमें वो 8 स्टेट का नाम लिखना है, शैल बी 75 लाख, शैल बी 75 लाख। तो लिखिएगा गाइस, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, और ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नाम लिखिएगा। ये नीचे वाला एरो लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी 3 स्टेट का नाम बोलकर कंफ्यूजन क्रिएट और नहीं करना चाहूंगा। You will have to remember that all the northeastern state except Assam plus उत्तराखंड, क्योंकि आसाम 1.5 करोड़ की लिमिट में आता है, जबकि उत्तराखंड 75 लाख की लिमिट में आता है। लिखिएगा एवरीबॉडी। Then we head on to the next point, which is aggregate turnover. 2 मिनट देता हूं गाइज आप लोगों को लिखने के लिए, फटाफट लिखिए एवरीबॉडी। ये स्टेट्स के नाम लिखने जरूरी हैं। डन गाइस, लिखा? आ जाओ भाई। और इसी में एक नोट डाल दीजिएगा, नोट ये डालना है गाइस कि इफ वन ऑफ द ब्रांचेस इज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड द अदर ब्रांच इज इन नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, the composition limit will be 75 lakhs and not 1.5 crores for both the branches combined together, for both the branches combined together. आ जाओ भाई। What is aggregate turnover? Aggregate turnover क्या होता है? क्योंकि हमारे को एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पर ही तो ये डिसाइड करना है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज
एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सारा जोड़ देना, सारा टर्नओवर जोड़ देना, और पर्सन्स हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब सारे ब्रांचेस कंबाइंड टुगेदर, all branches combined together, सारे ब्रांचेस का कंबाइंड टुगेदर करके देखना है। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज, जैसी भी सप्लाई हुई है, जितनी भी सप्लाईज हुई है वो सब जोड़ दिया जाएगा, बट शैल नॉट इंक्लूड, दो चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा। एक तो टैक्सेस नहीं जोड़े जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सेसेस, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में जाकर आप टैक्स दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने उसको सप्लाई किया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है वो जाके सरकार को टैक्स पे कर देता है। क्या इसका मतलब यह है कि वो आपका टर्नओवर है? इसका मतलब यह है कि आपने सामान या सर्विसेज बेची थी? नहीं ना। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी रखना है कि इनवर्ड सप्लाईज आर आफ्टर ऑल परचेजेस। जस्ट बिकॉज यू हैव पेड टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन दोस सर्विसेज डज नॉट मेक इट योर सप्लाई। क्या वो आपकी सप्लाई बन जाती है? द आंसर इज नो, वो आपकी सप्लाई नहीं बन जाती। ऑलराइट गाइस, एक आईसीआई का एग्जांपल है, फिर राठी सर के एग्जांपल आएंगे। धुआंधार, a dealer X has two offices in Delhi. In order to determine whether X is eligible to avail benefit of composition scheme, turnover of both the office would be taken into account, and if the same does not exceed 1.5 crores, दोनों ब्रांचेस का जोड़कर देखा जाएगा। अगर दोनों ब्रांचेस का जोड़कर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तो Mr. X can opt for composition levy scheme subject to fulfillment of other prescribed conditions, जो आपको आगे मिलेंगी, आज नहीं तो कल मिलेंगी। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा एवरीबडी। लेट्स से इन द ईयर, ये है हमारा दोस्त टीटू, 2022-23 की बात है दोस्तों, 2022-23 की बात है। इसने दोस्तों रजिस्ट्रेशन एक्वायर्ड, उसने रजिस्ट्रेशन एक्वायर किया दोस्तों, एंड ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है ना गाइस? इस साल इसका टर्नओवर 1.3 करोड़ रहा, और ये कौन से स्टेट में है? लेट्स से राजस्थान में है। राजस्थान में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कितनी है गाइस? 1.5 करोड़ की है। तो क्या दोस्तों इन द नेक्स्ट ईयर इन द ईयर 2023-24 में क्या दोस्तों T2 कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है? द आंसर टू विच इज यस, ही कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, नो डाउट अबाउट इट। चलो जी, फेयर इनफ। नाउ इन द ईयर 2023-24 इसका टर्नओवर पहुंचा 1.87 करोड़। टर्नओवर कितना पहुंच गया? 1.87 करोड़ पहुंच गया। तो आप लोगों को पता है आउट ऑफ 1.87 करोड़, इसका अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 1.5 करोड़ आपका जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में, एंड 37 लाख जाएगा आपका नॉर्मल स्कीम में। ये तो अपन सीख कर ही आए थे गाइस। कह रहे हाँ राठी जी, वही हम सोचे, यहाँ पर रिपीट क्यों कर रहे हैं? आगे मेरा क्वेश्चन बनने वाला है, इसीलिए मैं पहले ना पूरी कहानी बना रहा हूं, फिर कहानी बनाने के बाद आपसे पूछूंगा कि अब बताइए क्या होगा। अब गाइस इन द ईयर 2024-25, अगले साल में 24-25 में क्या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है? द आंसर टू विच इज नो, कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं, बिकॉज द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज 1.87 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा का है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको शुरुआत से ही नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। फेयर इनफ। अब इन दिस सिनेरियो गाइस ध्यान से देखिएगा, आपने इन द ईयर 2024-25 आपने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करी, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 90 लाख रुपीस। इस पर आपका जीएसटी भी लगाया, क्योंकि सामान बेचते वक्त आप जीएसटी भी लगाओगे, @ 18% जीएसटी लगाया आपने।
90 लाख रुपीस का टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करा और उस पर 18% जीएसटी लगाया। ध्यान से देखिएगा, 90 लाख इंटू 18% आपका निकल कर आया 16.2 लाख रुपीस, 16.2 लाख रुपीस, और प्लस इक्वल्स टू ये आपका निकल कर आया 1,06,20,000 रुपीस। क्या यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी। अब अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आप एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स भी करते हैं। आपने कुछ सामान ऐसे भी बेचते हैं दोस्तों जिन पर जीएसटी नहीं लगता, और ये आपने जो सप्लाई करी ये आपने 45 लाख की करी। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितने की करी? 45 लाख रुपीस की करी। तो टोटल यहां पर 45 लाख की आया, तो ये निकल कर आया 1,51,20,000 रुपीस। आप 1,50,00,000 से ज्यादा का अभी आपका टोटल अमाउंट आ रहा है। Now my question to you guys is, in the year 2025-26, in the year 2025-26, क्या आप composition scheme opt कर सकते हैं? This is what my question is. Are you allowed to offer composition scheme in the year 2025-26? फटाफट बताइए guys, सोच समझ के बताइएगा कि सर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो आपने एग्रीगेट टर्नओवर में बोली, उसमें आपने बोला बट एग्रीगेट टर्नओवर शैल नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेसेस। मतलब जीएसटी का कंपोनेंट आपको नहीं जोड़ना है। और आपने यहां पर जो 18.2 लाख रुपीस है, 18.2 लाख रुपीस है, वो 16.2 लाख रुपीस है जो 18% जीएसटी है, वो काहे जोड़ दिया है? ये नहीं जोड़ा जाएगा राठी जी। ये आपने अमाउंट 1,06,20,000 का गलत लिया है। 90 लाख प्लस 45 लाख, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो राठी जी, इन दोनों को जोड़ो। ये आपका निकल कर आया 1.35 करोड़। और क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो? हाँ जी, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं इतनी कहानी बना रहा था, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है। मजा आया गाइस इस पॉइंट को समझने में? तो टैक्सेबल सप्लाई लेनी है लेकिन उसका जीएसटी अमाउंट नहीं लेना। एग्जेम्प्ट में तो जीएसटी लगता ही नहीं है, लेकिन एग्जेम्प्ट वाला आपके एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन लिखिए, ये लिखना है गाइस, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट and interstate supplies of persons having the same PAN be computed on all India basis, but shall not include CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस। मतलब जीएसटी के टैक्सेस नहीं लगेंगे, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्वेश्चन में आता है, यहां पर आता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं और डाल दूं कि आपने कुछ इनवर्ड सप्लाईज करी हैं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है 20 लाख रुपीस, क्या आप उसे लोगे? नहीं। माना उन 20 लाख पर मैं जाकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सरकार को टैक्स पे करूंगा, बट दैट 20 लाख रुपीस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। क्योंकि टर्नओवर का मतलब ही ये होता है कि जो आप गुड्स या आप सर्विसेज दे रहे हो आगे। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जो आप सामान दे रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, ना कि जो आपने सर्विसेज ली। लिखिए गाइस, 1 मिनट टू यू गाइस, 1 मिनट टू यू, फटाफट लिखिए। मैं साइड में हट जाता हूं सो दैट अगर आप लोगों को एग्जाम्पल बनाना हो तो आप एग्जाम्पल भी अच्छे से देख सकते हैं। थर्टी सेकेंड्स। लिखा गाइस? लिखा सब बच्चों ने? चलो जी, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं गाइस।
आइए गाइस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? 1.5 करोड़। ये तो कोई मतलब, ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था गाइस। 1.5 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन हु विशेस टू ऑफर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। क्या सर हमें ये नीचे वाली टेबल भी बनानी है? हाँ जी, ये आपको नीचे वाली टेबल भी बनानी है गाइस। तो ये वाली आप टेबल बना लीजिएगा गाइस, यहां से लेकर यहां तक का ये टेबल भी बनाइएगा और नीचे वाला इंपॉर्टेंट नोट भी लिखना पड़ेगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कौन कौन लोग अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ रुपीस, कौन कौन लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम में अलाउड है? कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore rupees, 75 lakhs in the case of 8 special category state, may opt to pay an amount calculated at the prescribed rate जो कि नीचे mention है in the during the current year in lieu of tax payable by them। तो यहां पर वो रेट ऑफ टैक्स आता है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रेट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। हेडिंग डाल दीजिए रेट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसे पहला रेट ऑफ टैक्स आता है मैन्युफैक्चरर्स अदर देन नोटिफाइड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा। क्योंकि सिर्फ ये 3 नहीं है, देयर आर 8 नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स जिन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करी जाएगी, इवन दो देयर टर्नओवर माइट बी पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्यों ही कम ना हो। तो मैन्युफैक्चरर्स, नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स को अलाउड है। मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, अलाउड है। मैं कपड़े बनाता हूं, अलाउड है। मैं खाद बनाता हूं, अलाउड है। मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, अलाउड है। मैं किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता हूं अदर देन नोटिफाइड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो नोटिफाइड प्रोडक्ट सरकार ने बोले इनके मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी तो हजारों प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है एवरीडे। ऑलराइट गाइस, तो मैन्युफैक्चरर्स अदर देन नोटिफाइड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उन पर क्या रेट ऑफ टैक्स है? 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर लेकिन आप तो 1% बोल रहे थे, जो आपने ऊपर एग्जांपल बताया था उसमें तो आप 0.5% बोल रहे थे, यहां टोटली 0.5% है। नहीं नहीं नहीं, 0.5% ही है। ये जो यहां पर दोस्तों रेट्स लिखी हुई हैं, ये अंडर द सीजीएसटी एक्ट वाली रेट्स हैं। तो इक्विवेलेंट अमाउंट आपका एसजीएसटी एक्ट में जाता है। इक्विवेलेंट अमाउंट आपका एसजीएसटी एक्ट में जाता है। तो 0.5% अंडर द सीजीएसटी एक्ट, ये आप मोदी जी को जाके दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, और 0.5% आप स्टेट गवर्नमेंट को जाके दोगे। तो टोटल आपका कितना निकला? 1% ही आया। टोटल आपका कितना आया? 1%। नेक्स्ट, suppliers making supplies refer to clause B of schedule 6 of para 2, जिसमें आती है रेस्टोरेंट सर्विस। जिसमें क्या आती है? रेस्टोरेंट सर्विस। तो 2.5% सीजीएसटी प्लस 2.5% एसजीएसटी, टोटल आता है 5%। टोटल आता है 5%। तो रेस्टोरेंट वालों के लिए कितना है? 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5%। एंड एनी अदर trader eligible for composition scheme under section 10 of the CGST Act, 0.5%, यहां पर भी 0.5% of the turnover of taxable supplies of goods or services in the state or union territory। अब ये भी एक छोटा सा अमेंडमेंट आ गया दोस्तों। अभी मैं इस अमेंडमेंट को समझाता हूं, पहले रेट लिख देता हूं। तो 0.5%, टोटल 1% आएगा। नाउ सर, जो ट्रेडर की रेट है और मैन्युफैक्चरर की रेट है वो तो सेम है। हाँ, रेट जो मेंशन है वो सेम है, लेकिन टर्नओवर अलग अलग है। सर क्या मतलब? इसका एग्जांपल देता हूं। जितने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना बेटर होगा गाइस। लेट्स से दोस्तों, एक है हमारे दोस्त मिस्टर ए, और मिस्टर ए क्या करते हैं गाइस? यहां पर देखिएगा, मिस्टर ए है गाइस, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं गाइस, ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं।
या मैं ये जो प्रोडक्ट वाली बात है वो मैं बीच में लिखता हूं। ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं गाइस, वन ऑफ विच इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट, अनदर इज एन एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, इधर देखिएगा, ये प्रोडक्ट ब्लू वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल है, और एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं गाइस, ग्रीन वाला प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना गाइस? ब्लू वाले प्रोडक्ट का टर्नओवर इन अ क्वार्टर लेट्स से 12 लाख रुपए का है, और एग्जेम्प्ट वाले प्रोडक्ट का टर्नओवर लेट्स से 5 लाख रुपए का है। तो जो मैन्युफैक्चरर को बोला गया कि मैन्युफैक्चरर भाई, आपने जितना भी टर्नओवर किया, जितना भी टर्नओवर किया ड्यूरिंग अ क्वार्टर, उस क्वार्टर पे जितना आपका टर्नओवर हुआ उसको जोड़ दो, 17 लाख रुपए, और 17 लाख रुपए पर आपको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी देना है। 0.5% CGST, 0.5% SGST is what you will have to pay. ओहो, SGST। तो 17 लाख का 0.5% निकालो, कितना आया गाइस? 8,500 रुपए CGST, 8,500 रुपए SGST देना है। लेकिन अगर हम सेम अमाउंट्स लें गाइस, लेकिन अब मैं ले रहा हूं अमाउंट फॉर मिस्टर बी हु इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर बट अ ट्रेडर। ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पर मिस्टर बी हैं, लेकिन ये कौन है? ट्रेडर हैं। ये कौन है? ट्रेडर हैं गाइस। तो ट्रेडर के लिए भी रेट ऑफ जीएसटी आपका 0.5%, 0.5% ही है, लेकिन दैट टू ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, नॉट द टोटल टर्नओवर। वो किस पर लगाया जाएगा गाइस? वो आपके टैक्सेबल टर्नओवर पर लगाया जाएगा। तो आपको फॉर ट्रेडर आपको क्या कंसिडर करना है? टैक्सेबल टर्नओवर कंसिडर करना है, ना कि एग्जेम्प्ट सप्लाई। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? ये आपको 12 लाख का, आपको फॉर ट्रेडर आपको 5 लाख रुपए नहीं लेने हैं, आपको ये 12 लाख रुपए लेने हैं, और 12 लाख रुपए पर 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी, 1% निकल कर आएगा गाइस। तो आपका 6,000 रुपए सीजीएसटी आएगा, प्लस 6,000 रुपए एसजीएसटी आएगा। क्या पॉइंट समझ में आया गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द ट्रेडर? Manufacturer will have to pay 0.5% of the total turnover that he does in a particular quarter. However, a trader will have to pay 0.5% CGST, 0.5% SGST of the taxable turnover. उसको किसका देना पड़ेगा? टैक्सेबल टर्नओवर का देना पड़ेगा। तो 0.5% of the turnover of taxable supplies of goods or services in the state or union territory. Important note, in case of manufacturers and restaurant service provider, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो आपका रेट ऑफ जीएसटी लगाना है, रेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी लगाना है, दैट हैज टू बी लिवाइड ऑन द टोटल टर्नओवर। वो टोटल टर्नओवर पर आपको लिवाई करना होगा। The rate of tax is applicable on the aggregate turnover that is taxable as well as exempt of the quarter, whereas in case of other supplier जो कि ट्रेडर है, the rate of tax is applicable on the taxable supplies only। वो सिर्फ taxable supplies पर ही अप्लाई किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट भी डालना है। अब लिखिए गाइस, तो सबसे पहले लिख दीजिए मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ द टोटल टर्नओवर। लिखिएगा, टोटल वर्ड जरूर यूज करिएगा फॉर मैन्युफैक्चरर्स and restaurant service providers. However, in case of composition levy, in case of traders, आप अप्लाई वहां पर लिखिएगा 0.5% CGST, 0.5% SGST of the taxable turnover।
Everyone clear about it, guys? लिखा गाइस, आ जाओ भाई। अब दोस्तों लोगों के सवाल उठने लगे मोदी जी के पास कि मोदी जी कॉम्पोजिशन स्कीम में आप किसी भी सर्विस वाले को अलाउ नहीं कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, हाँ कि नहीं? आप किसी भी सर्विस वाले को अलाउ नहीं कर रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। मोदी जी ने कहा हाँ जी भैया, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर एक ही अलाउड है, रेस्टोरेंट सर्विस। पहले वाले पॉइंट में मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स था, दूसरे वाले पॉइंट में, तीसरे वाले पॉइंट में ट्रेडर ऑफ गुड्स था, और दूसरे वाले पॉइंट में सिर्फ एक सर्विस डाली, रेस्टोरेंट सर्विस। कहते हैं हाँ जी। अब लोगों ने सवाल किया, लेट्स से कि मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी, मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी मेरी ना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद के बेचता हूं। मोदी जी ने कहा वाह वाह राठी जी, आपको तो कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद के बेचते हैं वो आप ट्रेडर की कैटेगरी में आ गए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फॉलो करो कॉम्पोजिशन स्कीम। मैंने कहा हाँ हाँ, करने की इच्छा तो है, लेकिन मोदी जी आपको क्या बताएं, मेरी ये भी इच्छा है कि मैं साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग की भी सर्विसेज दूं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आ रहे हैं ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो लोगों को ना रिपेयरिंग सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। अब मैं रिपेयरिंग सर्विसेज भी देना चाहता हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोवाइड रिपेयरिंग सर्विसेज। तो इन दैट केस अगर मैं रिपेयरिंग सर्विसेज देने लगा तो कल को उठ के तो आप बोल दोगे राठी जी कॉम्पोजिशन स्कीम आपको अलाउड नहीं है, हाँ या ना? कल को उठ के तो आप तो मना कर दोगे भैया राठी जी अब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, फिर क्या होगा? क्योंकि आपने कहा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर आएगा, बाकी और कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस। ये दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे, एक ये कंडीशन भी लगाई है सरकार ने आगे। सबसे पहली कंडीशन सेक्शन 10(2) में यही लगाई है कि आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते, इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम जितना सबसेक्शन 1 में लिखा है। तो सबसेक्शन 1 में तो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस लिखी है। मोदी जी ने कहा यार बात तो सही है, अगर एक इंसान जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम करना चाहता है उसके साथ साथ रिपेयर सर्विसेज दे रहा है, तो बिकॉज ऑफ रिपेयर सर्विसेज ही विल बी डिनाइड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सरकार ने वहां पर एक छोटा सा बेनिफिट दे दिया, सरकार ने एक वहां पर छोटा सा रिलैक्सेशन दे दिया। और रिलैक्सेशन क्या दिया गाइस? सरकार ने कहा वी विल अलाउ यू टू प्रोवाइड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। छोटी मोटी सर्विसेज आप गुड्स के साथ दे सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट। इस लिमिट तक दी गई सर्विसेज कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे। अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो हम माफी चाहते हैं, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड मार्जिनल लिमिट। तो कहते हैं ये लिखना है गाइस सबको, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस को तो पूरा ही पूरा अलाउ किया गया, अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स। कहते हैं प्रीवियसली पहले एक सप्लायर को कॉम्पोजिशन स्कीम में बिल्कुल भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड नहीं थी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। तो कहते हैं previously a supplier was not allowed to offer composition scheme if he is supplying services other than restaurant service of minimal amount also, with a view to enable such taxpayers to enable the benefit of composition scheme. A proviso has been inserted, एक proviso डाल दिया गया which allows marginal supply of services। और मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहां तक अलाउड है गाइस? कि आप थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हो अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कहते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में जो आपका टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। आप कहां तक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं? 10% of the turnover of the preceding financial year और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो लेट्स से अगर क्वेश्चन में आता है कि टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 92 लाख है, तो आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहां तक दे सकते हैं? सर 92 लाख का 10%,
which is 9.2 lakh rupees, or 5 lakh rupees, whichever is 9.2 lakh rupees or 5 lakh rupees, whichever is higher, whichever is more. तो आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज 9.2 लाख रुपीस तक की दे सकते हैं. ऑलराइट गाइस, अब लेट्स से दोस्तों क्वार्टर नंबर 1 ऑफ द करंट ईयर, क्वार्टर नंबर 1 ऑफ करंट ईयर, जिसमें हम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले साल का टर्नओवर 92 लाख का है, विच इज लेस देन 1.5 करोड़. जब मैं दोस्तों 75 लाख रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप यही अज्यूम करिएगा कि टर्नओवर की लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ की. जब तक मैं खुद से नहीं बोलूंगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अपने आप से 75 लाख नहीं मानेंगे, और मेन क्वेश्चन में भी नहीं मानेंगे. नॉर्मल लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) कितनी है? 1.5 करोड़ की. नाउ गाइस, क्वार्टर नंबर 1 ऑफ कॉम्पोजिशन, क्वार्टर नंबर 1 ऑफ करंट ईयर में आपने जो गुड्स सप्लाई करे, वो आपने 20 लाख के गुड्स सप्लाई करे, और आपने जो रिपेयरिंग सर्विसेज दी, जैसे कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में गुड्स के साथ साथ रिपेयरिंग सर्विसेज भी दे रहा था, वो मैंने 3 लाख रुपए की दी. और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ट्रेडर हूं. मैं कौन हूं? ट्रेडर हूं. तो अब राठी जी, एक कंफ्यूजन ये अराइज होता है कि आपको 0.5% लगाना है, लेकिन वो गुड्स की वैल्यू पर लगाना है या सर्विसेज की वैल्यू पर लगाना है, या सर्विसेज का अलग रेट ऑफ जीएसटी चलेगा? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है? द आंसर इज नो. क्या जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, इज दैट विद इन द लिमिट? क्या वो लिमिट के अंदर है? जो मैंने यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, इज इट विद इन द लिमिट? द आंसर इज यस, दैट इज विद इन द लिमिट. वो लिमिट के अंदर है. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, जो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स देना है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स देना है, दैट विल बी ऑन 23 लाख रुपीस. तो 23 लाख का 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, क्योंकि ये दोनों ही टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं. तो यहां पर दोस्तों 23 लाख का मतलब जो रिपेयरिंग सर्विसेज हैं, आफ्टर ऑल ये भी आपके टर्नओवर में जोड़ी जाएंगी गाइस, ये भी आपके टर्नओवर में जोड़ी जाएंगी. हाँ या ना? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यहां तक क्लियर हुआ है तो डू अ थम्स अप गाइस, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. फिर अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. तो 23 लाख का आपको 0.5% पे करना होगा. आईसीआई एग्जाम्पल, और ये फिर लिखने के लिए भी दूंगा गाइस, ये फिर मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगा. आईसीआई एग्जाम्पल कर लेते हैं. राम सेवक इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स इन बिहार. बिहार में लिमिट कितने की है? 1.5 करोड़ की. His aggregate turnover in the preceding financial year is 60 lakh rupees. His aggregate turnover in the preceding since his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crores, he is eligible for composition scheme in the current year. Further, in current year he can supply services. वो services भी दे सकता है up to 10% of the turnover in the preceding financial year or 5 lakh rupees, whichever is higher. 10% of the turnover in the preceding financial year और 5 लाख रुपीज whichever is higher, दोनों में से जो ज्यादा होगा दोस्तों, वहां तक वो इंसान क्या कर सकता है गाइस? सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. एंड इन दिस सिनेरियो इट विल बी 6 लाख रुपीज. तो लिख लीजिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स. मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स. तो उसमें लिख दीजिएगा, a taxpayer can supply services other than restaurant service, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस तो सेक्शन 10(1) में ऑलरेडी आती है. other than restaurant service along with supply of goods up to a specified limit which is higher of 10% of the turnover of the preceding year, 10% of the turnover of the preceding year of 5 lakh rupees or 5 lakh rupees. लिखिए guys, everybody has to write it down.
लिखना बहुत जरूरी है, पहले ही बता दूंगा गाइस। अगर आप लिख नहीं रहे हैं दोस्तों तो काफी परेशानी होगी बाद में। लिखा एवरीवन? चलो जी। Thus, he can supply services up to a value of 6 lakh rupees in the current year. लेकिन if the value of supply services supplied exceeds 6 lakh rupees, he will have to opt out of the composition scheme. आपको composition scheme से बाहर जाना पड़ेगा। अब गाइस एक और पॉइंट आया बड़ा अच्छा, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड while computing aggregate turnover for determining eligibility for composition scheme. अब ये क्या पॉइंट है राठी जी, मैं समझाता हूं। गाइस बिजनेसेस में एक बहुत नॉर्मल ट्रेंड है जहां पर आप अपने जो डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं दोस्तों, उनको पैसा लेना देना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। मतलब लेट्स से अगर अखिलेश के साथ मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं और हम पिछले 5-10 साल से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो कई बार जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो मैं अखिलेश के पास जाता हूं, अखिलेश से बोलता हूं अखिलेश भाई 10 लाख रुपए देना, मैं महीने भर में देता हूं, अखिलेश मुझे दे देता है। कई बार दोस्तों अखिलेश को पैसे की जरूरत होती है, राठी जी 8 लाख रुपए देना, मैं उसे दे देता हूं, और हम एक दूसरे को उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। अब बात यह आती है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को लोन देता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी। अगर मैंने अखिलेश को, ये हमारा दोस्त अखिलेश है, इसको अगर लोन प्रोवाइड किया है, लोन 8 लाख रुपए का, तो ये लोन आपका सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर कट मनी है ना, लोन तो पैसा है, मनी है, और मनी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है। तो 8 लाख रुपए पर नो जीएसटी, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी, क्योंकि मैंने उसे पैसा दिया है। लेकिन दोस्तों बात यहां खत्म नहीं होती। अखिलेश जब मुझे पैसा लौटाएगा दोस्तों, तो वो 8 लाख रुपए तो देगा ही देगा, 8 लाख रुपए तो देगा ही देगा, लेकिन 8 लाख रुपए पर इंटरेस्ट भी तो देगा। लेट्स से दोस्तों इंटरेस्ट निकल कर आता है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए इंटरेस्ट निकल कर आता है। तो ये क्या इंटरेस्ट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया? क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, सप्लाई ऑफ सर्विस। द आंसर टू विच इज यस, ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, जहां पर 40,000 रुपए का जो आपको इंटरेस्ट मिला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ये आने वाले चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे कि ये आपका एग्जेम्प्ट है, ये आपका एग्जेम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है, ये है सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन सरकार ने इसे माफ कर दिया। चलो ठीक है भैया, माफ हो गया, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बात यह आती है, क्या राठी जी आपके लिए ये 40,000 रुपए जो आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिले, क्या ये पहली चीज क्या ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा? आप अगर एक कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, इफ आई एम अ कॉम्पोजिशन सप्लायर, तो कॉम्पोजिशन सप्लायर एक लिमिट तक सर्विसेज दे सकता है, और मैंने उसे 8 लाख रुपए का लोन दिया, लोन पर मुझे 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, माना इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है ना? हाँ जी। क्या उस 40,000 को मेरे मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करा जाना चाहिए? अब बात तो उठ रही थी, हाँ जी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी तो सर्विस ही दी है ना, और आप एक लिमिट तक ही सर्विसेज दे सकते हो। अखिलेश मेरे पास आया, राठी जी वो ना 15 लाख रुपए और देना, थोड़ी जरूरत है, मैं अभी लौटाता हूं। मैंने कहा नहीं अखिलेश भाई, मैं अब नहीं दे सकता।
मैंने, अरे राठी भाई क्या कमाल कर रहे हो यार, अपना रिश्ता इतना पुराना, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? कह रहे भरोसे की बात नहीं है, जो आप 15 लाख रुपए पर मेरे को इंटरेस्ट देते हो वो मेरी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज को खत्म करता जा रहा है, बिकॉज आई कैन प्रोवाइड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। तो अखिलेश कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। मैंने कहा लालची इंसान, मतलब 15 लाख रुपए मेरे यूज करेगा और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं देगा? अरे तो राठी जी चाहते क्या हो, इंटरेस्ट दूं या ना दूं? क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा हूं तो आप कह रहे हो वो तो मेरी लिमिट खत्म कर रहा है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, क्योंकि मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की लिमिट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है, बहुत ज्यादा लिमिट तो है नहीं। और दूसरी तरफ जब मैं बोल रहा हूं कि मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो मेरे को गाली दे रहे हो। मैंने कहा देखो भैया, आप मेरे से पैसे ही मत मांगो, गाली गलौज की बात नहीं है, आप मेरे से पैसे ही मत मांगो। अब अखिलेश कहता है राठी जी कमाल कर रहे हो, ये छोटा सा ये क्या मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज के चक्कर में आप अपने पुराने पुराने यार को, पुराने बिजनेस पर्सन को आप लोन देने से मना कर रहे हो, कल को आपको भी जरूरत पड़ेगी राठी जी। मैंने कहा अरे ड्रामा क्यों कर रहा है, चलो मोदी जी के पास चलते हैं। अब मोदी जी को समझाया कि मोदी जी ये जो लोन आपस में देना होता है, ये लोन आपस में लेना देना अंडर बिजनेस बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप क्यों मना कर रहे हैं हमें लोन देने से? क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं। मोदी जी ने देखा हाँ यार, ये दोस्तों बिजनेसेस में आपस में लोन देना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। तो सरकार ने एक रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे दिया कि ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000, ये आप इंटरेस्ट ना तो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करिए और ना ही आप इसे अपने एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करिए। तो ये 40,000 रुपीज सरकार ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। ये 40,000 रुपए आपके मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी काउंट नहीं होंगे और ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट नहीं होंगे। माना जाएगा आपको ये 40,000 रुपए कभी मिले ही नहीं, ये 40,000 की आपने कभी सर्विस दी ही नहीं, ऐसा माना जाएगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्डशिप to small taxpayers who save and invest in the form of deposits, loans, advances and receive income in the form of interest on them, any service in the nature of extending deposits, loans or advances shall not be taken into account for determining eligibility of composition scheme under second proviso of section 10(1). मतलब that is for marginal supply of services up to 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। मतलब यहां पर ये काउंट नहीं करा जाएगा। दूसरा, in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme, इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे आपकी वो जो 1.5 करोड़ की लिमिट होती है ना, उसमें भी नहीं जोड़ेंगे। तो अब एग्रीगेट टर्नओवर में 3 चीजें नहीं जोड़ी जाएंगी। अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी। पहला क्या पढ़ा था कि जीएसटी से जुड़े हुए टैक्सेस है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरा क्या पढ़ा था गाइस? इनवर्ट सप्लाई जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़ा जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपके सामने आ गया जो कहता है कि इंटरेस्ट इनकम अगर आपको कोई रिसीव हुई है तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़ी जाएगी। ऑलराइट गाइस, और इंटरेस्ट वाला आपका मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी काउंट नहीं करा जाएगा। पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलो भाई फिर आज ही ना यहीं तक रखेंगे, पता नहीं अपने आप से बार बार ब्लैक हो जाता है। ये पॉइंट कर लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस in so far as the consideration is represented by way of interest or discount is exempt from tax। हाँ जी guys, it is to be noted that services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, ये exempt है, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करिए गाइस। हाँ जी, पूर्णिमा एंटरप्राइजेस हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन मध्य प्रदेश। ओके,
वन इन इंदौर एंड द अदर इन ग्वालियर, दोनों ही मध्य प्रदेश में आते हैं। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर फॉर बोथ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इज 130 lakhs, मतलब 1.5 करोड़ के अंदर है। द मैनेजर ऑफ इंदौर ब्रांच विशेष टू पे टैक्स, मैनेजर ऑफ इंदौर ब्रांच wishes to pay tax under composition levy, whereas the manager of Gwalior branch wants normal levy. Advise Purnima Enterprises on the above fact. क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच नॉर्मल लेवी फॉलो करना चाहता है, एक ब्रांच कॉम्पोजिशन लेवी फॉलो करना चाहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ है ना? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना 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 राठी जी ना, या तो दोनों ब्रांचेस नॉर्मल स्कीम में जाएंगे या दोनों ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे। दोनों ब्रांचेस नॉर्मल स्कीम में जाएंगे या दोनों ब्रांचेस कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्रांच नॉर्मल स्कीम में चला जाए और एक ब्रांच कॉम्पोजिशन स्कीम में जाए। ये लास्ट पॉइंट पढ़ लो गाइस। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम से कम करेंगे, कल करेंगे गाइस। पता नहीं ये क्या दिक्कत हो रही है। और कल दोस्तों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल पूरा चैप्टर खत्म होगा और कल हमारा तब तक चलता रहेगा, जब तक आपका चैप्टर नहीं खत्म हो जाता। ऑल राइट गाइस, एक बार मैं और रीसेट करके देख लूंगा गाइस। आई डू नॉट नो कि अब ये दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि अभी मैराथन क्लासेस लिए उसमें ऐसी दिक्कत नहीं हुई। इतने टाइम मैराथन क्लासेस चली उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन 18.5 घंटे क्लासेस चली हैं उनमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां अब दिक्कत हो रही है। ऑल राइट गाइस, एवरीवन, मजा आया? ये पॉइंट लिख लीजिए गाइस। हेडिंग, ये जो हेडिंग है वही लिख लीजिए, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड while calculating aggregate turnover for determining eligibility for composition scheme and marginal supply of services। ये लाइन लिख दीजिए गाइस, नोट डाल के लिख दीजिए गाइस, नोट डाल के, ये वाला नोट डाल के लिख दीजिए, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड while computing aggregate turnover for determining eligibility for composition scheme एंड मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इतना काफी है समझने के लिए। इंटरेस्ट इनकम ना तो एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा ना मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जोड़ा जाएगा। ये नोट डाल दीजिएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया गाइस इस पॉइंट को समझने में? आज के इस पूरे सेशन को समझने में मजा आया? कॉम्पोजिशन स्कीम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस स्कीम्स, एंड I hope I could deliver to the best of my ability and you could understand to the best of your ability. रिवाइज करिएगा, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे गाइस। चैप्टर नंबर 3 विल बी टेकन केयर ऑफ इन टुमारो सेशन। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन एंड देन डन। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल करेंगे गाइस कॉम्पोजिशन स्कीम पार्ट नंबर 2। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।